हेलो। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और हम 26 पृष्ठ नंबर पे हैं। हम 26 पृष्ठ नंबर पहले ही पढ़ चुके थे, बस यहाँ से मैं आखिरी पैरा पढ़ रही हूँ ताकि हम 27 पृष्ठ नंबर पे पहुँच सकें। मैं शायना, अब मैं बुक पढ़ने जा रही हूँ। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालानुक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उसके काल विभाजन संबंधी प्रयास के गुण दोष पर आगे अलग रूप से में विचार किया जाएगा, किंतु यहाँ इतना आवश्यक कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के रूप एवं विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय ग्रियर्सन ने दिया है वह परवर्ती इतिहास के लिए भी पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ। मुख्य बात यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि इसमें ना तो संस्कृत, प्राकृत और सम्मिलित किया जा सकता है और ना ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में लिखा है, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं ना तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और ना ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने इन अंतिम को उर्दू वालों को अपने इस विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसा दत्तासी ने पूर्ण रूप से विचार कर दिया है। इस प्रकार हिंदी भाषा के संबंध में जिस स्पष्ट एवं निर्भ्रांत दृष्टि का परिचय ग्रियर्सन ने दिया, वह निश्चय ही उस युग की भूमिका में महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, तथा यह भी कहा जा सकता है कि दृष्टि की इसी स्वच्छंदता के कारण वह अपने लक्ष्य में सफल हो सके। ग्रियर्सन की दृष्टि का परिचय ग्रियर्सन ने दिया, वह निश्चय ही उस युग की भूमिका में महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, तथा यह भी कहा जा सकता है कि दृष्टि की इसी स्वच्छंदता के कारण वह अपने लक्ष्य में सफल हो सके। ग्रियर्सन की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में तासी एवं शिव सिंह सेंगर की ग्रंथों की अतिरिक्त भक्तमाल, गोस्वाई चरित्र, हजारा, काव्य संग्रह आदि 17 रचनाओं का उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पर मूलाधार के संदर्भ संकेत भी दिए हैं, जिससे उनकी यह तटस्थता
प्रामाणिकता और ईमानदारी का बोध होता है, जो किसी भी इतिहासकार के लिए आवश्यक है। यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रवृत्ति हिंदी साहित्यकारों द्वारा इस परंपरा का निर्वाह सम्यक रूप से नहीं हो सका। अपनी दृष्टि एवं पद्धति पर प्रकाश डालते हुए ग्रियर्सन ने लिखा है कि उन्होंने सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। प्रत्येक काल के गौण कवियों का अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया गया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों के भी उद्घाटन का प्रयास उनके द्वारा हुआ है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के कालक्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना तथा 16वीं-17वीं सदी के युग में भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जिन्हें किंचित संशोधित एवं नूतन शब्दों में प्रस्तुत करके प्रवृत्ति इतिहासकारों ने भारी श्रेय प्राप्त किया है। वस्तुतः 19वीं सदी के अंतिम चरण में, जबकि हिंदी साहित्य क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपरा का श्री गणेश भी न हुआ था, हिंदी भाषा एवं उसके काव्य की ऐसी स्पष्ट, सूक्ष्म एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रियर्सन की अद्भुत प्रतिमा शक्ति एवं गहन अध्ययनशीलता को प्रमाणित करता है। यह दूसरी बात है कि उनका ग्रंथ अंग्रेजी में रचित होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका, जिससे प्रवृत्ति युग के अनेक साहित्यकार जो अपने धारणाओं और स्थापनाओं को पल्लवित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर रहे और उस यश के भागी बन रहे जो वास्तव में ग्रियर्सन का दाय था। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तथा चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ, यानी 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी भरसक इस बात का यत्न किया कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो। इसे परिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने एक और तो इसमें लगभग 5,000 कवियों को स्थान दिया है तथा दूसरी ओर इसे 8 से अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस क्षेत्र में उन्हें पूर्ववर्ती इतिहासकारों से अधिक सफलता मिली है। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य के विभिन्न अंगों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है तथा अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का यत्न किया गया है। कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी श्रेणियां भी बनाई गई हैं, किंतु काव्य समीक्षा में
परंपरागत सिद्धांतों और पद्धतियों का ही अनुसरण मिलता है। अतः आधुनिक समीक्षा दृष्टि से यह ग्रंथ भले ही बहुत संतोषजनक ना कहा जा सके, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार किया है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। परिवर्ती इतिहासकारों के लिए भी यह आधार ग्रंथ रहा है। हिंदी साहित्य की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रचित है 1929 में, हिंदी साहित्य का इतिहास को प्राप्त है, जो मूलतः नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करते स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया।